सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, विक्रमादित्य आईएएस ऑनलाइन क्लासेस हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक आंदोलन, एक अभियान हमने छेड़ रखा है। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के विरुद्ध जो कुकृत्य इस समय जो षड्यंत्र चल रहा है और जितना कम से कमतर रिजल्ट उनका होता चला जा रहा है, हमने इसी चुनौती को स्वीकार किया है और इसी को लेकर हम लोगों ने फाउंडेशन बैच भी शुरू किया है। जीएस प्री कम मेंस का हिंदी माध्यम से विशेषकर जो भी विद्यार्थी हिंदी माध्यम से इतिहास रचने के इच्छुक हो, निश्चित ही वह एडमिशन ले सकते हैं और 2-3 दिन डेमो क्लास देके जरूर टेस्ट कर सकते हैं कि वास्तव में इन्हें कैसा लग रहा है। आज हम लोग इतिहास या संवैधानिक विकास के तहत एक नए लेक्चर को लेकर उपस्थित हुए हैं, पीट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए, पीट्स इंडिया एक्ट, जिसको भारत में संवैधानिक विकास के क्रम का एक चरण भी माना जाता है। आप माने तो इतिहास में अंग्रेजों द्वारा, आधुनिक भारत में अंग्रेजों द्वारा अपने शासन के प्रक्रिया में बार बार सुधार का यह चरण था, जिसको हम लोगों ने अपने वहां संवैधानिक विकास का चरण मान लिया है। वो अंग्रेजों के लिए अपने शासन व्यवस्था को भारत में सुधारना और मजबूत से मजबूत बनाते जाना था। आश्चर्य की बात है, हम उसे अपना संवैधानिक विकास मानते हैं। शासन उनका मजबूत हो रहा है और हम उसको अपना संवैधानिक विकास मानते हैं। हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, अंग्रेजों के विधान का उद्देश्य क्या था, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उनका दृष्टिकोण क्या था, हमारा दृष्टिकोण क्या है, उनकी सोच क्या थी, हमारी सोच क्या है। अगर देखा जाए तो इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन इसके बाद भी इन समस्त एक्टों को हम अपने वहां संविधान विकास का चरण मानते हैं। तो चाहे आप इसको ब्रिटिश शासन का भारत में मजबूती की प्रक्रिया कह लीजिए, चाहे सुधार का चरण कह लीजिए, और चाहे तथाकथित हमारे लेखकों के शब्दों में संविधान का विकास कह लीजिए। जो इस समय दिख रहा है वो संविधान का विकास भी आप कह सकते हैं। सारे किताबों में यही लिखा हुआ है, हम भी कह दे रहे हैं। भाई, हम लोग तो लकीर का फकीर हैं, या हम भारतवासी मालगाड़ी के डिब्बे हैं, इंजन खींचता जाए, हम खींचते चले जाए। सामने वाले ने जो कह दिया हम उसको मानने के लिए तैयार हैं, हमें मानना पड़ेगा। जबकि हम ये कभी नहीं मान पाते हैं कि उनके शासन में हमारे शासन में, उनके सोच में हमारे सोच में बिल्कुल विरोधाभास है। और हमें तो नहीं लगता कि अगर 1935 के 250 अनुच्छेदों को नहीं शामिल किया गया तो फिर हम क्या रेगुलेटिंग एक्ट से कुछ ले लिए हैं या पिट्स इंडिया एक्ट से ले लिए हैं। ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है संविधान में। खैर, हम इन विवादों से थोड़ी हटते हैं, किनारे आते हैं। हम लोग देखने जाते हैं, चाहे आप विकास भारत में उनकी सत्ता को स्थापना के विकास का चरण देख लीजिए, चाहे मजबूती का चरण देख लीजिए, चाहे सुधार का चरण देख लीजिए, चाहे संविधान का विकास देख लीजिए, जो भी आप समझ पाए, संवैधानिक विकास भी आप कह सकते हो। 1784 में पारित किया गया पीट्स इंडिया एक्ट के साथ बड़ी रोचक कथाएं भी हैं। ऐसा नहीं है कि पीट्स इंडिया एक्ट बड़ी आसानी से तय हो गया। मैं तो समझता हूं कि पीट्स इंडिया एक्ट भारत में अंग्रेजों द्वारा लाए गए विधानों में एक ऐतिहासिक तथ्य को भी शामिल किए हुए हैं। अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। नहीं, ऐतिहासिक तत्व वो नहीं कि जो भी उसमें
प्रावधान किया गया, वो ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, वो तो अंग्रेजों का अपना किया गया, आप कह सकते कारगुजारी है, या भारत में अपने शासन को मजबूत करने का षड्यंत्र है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ऐतिहासिक तथ्य अब बताऊंगा अभी, जब मैं आपको पूरा इसको आगे बढ़ाता हूं। भारत में कंपनी के कर्मचारियों का भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा था, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो गया था, उसमें उनके व्यक्तिगत भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयत्न भी किया गया, सब बेकार हो गया। और दिन ब दिन कंपनी का भ्रष्टाचार, कंपनी के सदस्यों का भ्रष्टाचार होता गया, कंपनी जो है वो ऋण के बोझ तले दबती चली गई। कंपनी के, आश्चर्य की बात देखिए, कंपनी के कर्मचारी मालामाल हो रहे हैं और कंपनी ऋण में जा रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी मालामाल हो के पहुंच रहे हैं अपने देश, और कंपनी माइनस में जा रही है। ये एक आश्चर्य की बात थी। यही कारण है कि मिलीजुली सरकार के जो सदस्य थे फॉक्स, उन्होंने कंपनी के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए और रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक फॉक्स ने इंडिया बिल लाया। और इंडिया बिल जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स 2 है, तो वो फॉक्स का इंडिया बिल जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में तो पारित हो गया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वो गिर गया, वहां वो पास नहीं हो पाया। अब बताइए जरा, किसी सरकार की अगर कोई बिल गिर जाए तो क्या सरकार रहेगी? नहीं रहेगी। आपको जान के आश्चर्य लगे होगा कि लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की जो मिलीजुली सरकार उस समय चल रही थी, लॉर्ड नॉर्थ जिसने रेगुलेटिंग एक्ट लाया था, तो लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की जो मिलीजुली सरकार थी वो गिर गई। और ऐतिहासिक तथ्य जिसकी मैं बात कर रहा था, पहली बार भारत के इतिहास में या ब्रिटिश के गवर्नमेंट के इतिहास में यह पहला अवसर था जब भारतीय मामलों में ब्रिटेन में सरकार गिर गई। भारतीय मसले पर ब्रिटेन में सरकार गिरी। आश्चर्य देखिए कि भारतीय मसले पर ब्रिटेन में सरकार गिर रही। फॉक्स और लॉर्ड नॉर्थ जो सो प्रधानमंत्री थे, पहली बार ऐसा हुआ कि वो भीड़ पड़े हमारे लिए। अच्छा, अब तो भाई सरकार गिर गई, तो फिर 1784 में पीट्स वहां पे प्रधानमंत्री बन के आए और पीट्स ने पुनः कंपनी के रेगुलेट करने के लिए फॉक्स के अलावा, क्योंकि फॉक्स तो गिर चुका था, फॉक्स का बिल भी गिर चुका था, लेकिन वो भी कंपनी में सुधार चाहते थे। यही कारण है कि पिट्स ने एक 1784 में एक और अधिनियम पारित करवाया ब्रिटेन संसद से, जिसको बोला जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ने कुछ कार्य नए किए, कंपनी के विधान में कुछ नए प्रावधान किए। करना था भारत में कंपनी के शासन को नियंत्रित, और वो कर रहे थे। इसी क्रम में पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया कि कंपनी के व्यापारिक कार्य को और कंपनी के राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया। उसने कहा कि भाई दोनों चीज अलग अलग है। जो व्यापारी है वो राजनीतिक कार्य नहीं कर सकता, जो राजनीतिक हो व्यापारी नहीं कार्य कर सकता। और आप देखेंगे विकास के चरण में आगे चलकर कंपनी के व्यापारिक कार्य को लगभग पूरे रूप से समाप्ति करते चले गए और कंपनी को राजनीतिक इकाई बनाते चले गए। बहुत लोग तो ये भी कह रहे थे कि अगर फॉक्स का एक्ट, इंडिया एक्ट पारित हो जाता तो कंपनी भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में समाप्त हो जाती। तो पिट्स इंडिया एक्ट के हम प्रमुख प्रावधानों को एक एक करके देख लेते हैं, ठीक ना। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत पहला जो प्रावधान ये हुआ कि कंपनी के राजनीतिक कार्य को और कंपनी के व्यापारिक कार्य को अलग किया गया। व्यापारिक कार्य का जो नियंत्रण था वो क्या किया गया, यथावत रखा गया, जो ब्रिटेन का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उसके नियंत्रण में, यानी जो निदेशक मंडल था उसी के नियंत्रण में क्या किया गया,
उसके कार्यों को यथावत रखा गया, जो राजनीतिक कार्य था, सॉरी जो व्यापारिक कार्य था। लेकिन कंपनी के सैनिक कार्य, असैनिक कार्य और राजस्व कार्य को नियंत्रित करने के लिए, संचालित करने के लिए ब्रिटेन में एक संगठन की स्थापना की, जिसको कहा जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रक बोर्ड या नियंत्रक मंडल की स्थापना की। और उस नियंत्रक बोर्ड ऑफ कंट्रोल में या उस नियंत्रक मंडल में या उस नियंत्रक बोर्ड में 6 सदस्य होने थे, यानी कि कंपनी के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी कार्य को नियंत्रित करने के लिए, संचालित करने के लिए एक 6 सदस्यीय नियंत्रक बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसका क्या मतलब हुआ? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना का मतलब यही हो गया कि ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश सम्राट कंपनी के शासन पर अपना नियंत्रण और मजबूत करती चली जा रही है। अभी आप देखिए, इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल से पता चल जाएगा आपको। बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्यीय था और इन समस्त 6 सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा था? ब्रिटिश सम्राट। एक इसमें चांसलर ऑफ एक्सचेकर था, चांसलर ऑफ एक्सचेकर था, दूसरा राज्य सचिव था और 4 सदस्य जो प्रिवी काउंसिल के थे। इन समस्त 6 सदस्यों का नियंत्रक मंडल के या नियंत्रक बोर्ड के समस्त 6 सदस्यों की जो नियुक्ति कर रहा था वो ब्रिटिश सम्राट कर रहा था। इस प्रकार से आप यह भी कह सकते हैं कि पीट्स इंडिया एक्ट ने भारत में द्वैध शासन की स्थापना कर दी। अब आप बोलेंगे द्वैध शासन माने क्या? 2 लोगों की सत्ता स्थापित कर दी, एक नियंत्रक मंडल, एक निदेशक मंडल का यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट का, क्योंकि नियंत्रक बोर्ड के सारे सदस्य किसके द्वारा नियुक्त हो रहे थे? ब्रिटिश सम्राट के, या बिहाफ कह लीजिए आप ब्रिटिश सरकार के। यानी एक प्रकार से नियंत्रक मंडल के माध्यम से किसका शासन हो गया, किसका सत्ता पकड़ बन गया? कंपनी के वहां के सम्राट का, यानी ब्रिटिश सरकार आप कह सकते हैं, क्योंकि भाई सरकार के ही नियंत्रण में चल रहे थे सम्राट। और दूसरा जो निदेशक मंडल थे वो भी नियंत्रित कर रहे थे कंपनी को, यानी निदेशक मंडल और नियंत्रक बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन 2 का शासन स्थापित हो गया। एक कंपनी के मालिकों के शासन का प्रतिनिधित्व कर रहा था, दूसरा ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व कर रहा था। दोनों के हित टकरा भी रहे थे, क्योंकि कंपनी के प्रोप्राइटर्स अपनी सत्ता लेना चाह रहे थे, जो कंपनी के मालिक थे, कंपनी के अंशधारी थे, और ब्रिटिश संसद के वहां बार बार आप ऋण मांगने जा रहे तो अपनी सत्ता स्थापित कर रहा है। ऐसा नहीं कि इस द्वैध शासन ने नुकसान नहीं किया, क्योंकि स्वीकृति की चरण अब बढ़ गई। अच्छा, कंपनी के समस्त कागजात को देखने का अधिकार और अपने पास मंगाने का अधिकार इस नियंत्रक बोर्ड को था, और सभी आदेशों की स्वीकृति, अगर कंपनी कुछ करने जा रही है तो उसके समस्त आदेशों की स्वीकृति इस नियंत्रक मंडल के पास में होना चाहिए था। यानी जब तक नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक विशेषता है किसका? पीट्स इंडिया एक्ट का। आप कह सकते हैं सबसे बड़ी विशेषता। मैंने मूल कथा तो आपको सुना दिया, ऐतिहासिक तथ्य की सरकार गिर गई, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन अगर एक्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो एक्ट पारित होने की कथा थी ना, लेकिन एक्ट पारित होने के बाद की जो बात आ गई उसमें जो सबसे मेन फीचर था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसके 6 सदस्य थे और 6 सदस्य की नियुक्ति जो ब्रिटिश सम्राट कर रहा था। ठीक है, ये एक इसकी मेन फीचर था, और इसी के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट जो है वो कंपनी के शासन पर नियंत्रण कर रहा था। नियंत्रक
तो 2 का शासन भी स्थापित हो गया और इसी वजह से 2 का शासन स्थापित हो गया। अच्छा, एक समस्या, एक और इसका प्रावधान अगला क्या किया गया, आपको मैंने जब रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था तो ये मैंने बताया था कि उस समय गवर्नर जनरल के एक परिषद का स्थापना किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, जिसमें 4 सदस्य होने थे। अब होता क्या था कि अगर 3 सदस्य भी गवर्नर जनरल के विरुद्ध हो गए तो गवर्नर जनरल कुछ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि बहुमत से निर्णय होना था। तो ब्रिटिश सरकार को यह लग रहा था कि अगर सदस्यों की संख्या परिषद में ज्यादा है तो गवर्नर जनरल काम करने से डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि गवर्नर जनरल को बहुमत से निर्णय लेना पड़ रहा है। और रेगुलेटिंग एक्ट के प्रारंभ के 3 साल, लगभग शुरुआती 3-4 साल तक तो वॉरेन हेस्टिंग्स कुछ कर ही नहीं पाया, क्योंकि उसका बहुमत ही नहीं हो पा रहा था। यही कारण है कि गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य संख्या 4 से घटाकर कितना कर दिया गया, 3 कर दिया गया। गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। चाहे युद्ध हो, चाहे शांति हो, चाहे संधि हो, सबके अधीक्षण करने का अधिकार जो है गवर्नर जनरल, सब परिषद गवर्नर जनरल को दिया गया। और यही नहीं, जो राज्य का प्रांतीय परिषद था उसमें भी सदस्यों की संख्या क्या कर दिया गया, घटा के 4 से 3 कर दिया गया। प्रांतीय परिषद भी उस समय हुआ करते थे जो गवर्नरों के अंडर में थे, उनके भी सदस्य संख्या क्या कर दिया गया, 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। अब चूंकि आपको यह भी हमने बताया कि भाई इसके वजह से भ्रष्टाचार कंपनी का बढ़ता जा रहा था, तो भारत में कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किया गया जो भ्रष्टाचार था उस पर मुकदमा चलाने के लिए, कंपनी के कर्मचारियों का जो भारत में भ्रष्टाचार था उसके लिए मुकदमा भारत में नहीं चल रहा, उसके लिए मुकदमा ब्रिटेन में चल रहा था। तो उसके लिए एक कोर्ट की स्थापना की गई, कहां, ब्रिटेन में, ताकि कंपनी के कर्मचारी जो है भ्रष्टाचार कर, यह भी एक अच्छी एक विशेषता है किसकी, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। तो कंपनी के कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार जो भारत में कर रहे हैं, ये देखिए अंग्रेजों का, देखिए रूल ऑफ लॉ अंग्रेज कहते मेरे वहां से आया, मैंने ही दुनिया, और हमारे संविधान में जब आप पढ़ेंगे विदेशी स्वरूप में तो देखेंगे रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन ब्रिटेन से आया। तो कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट यही बार बार दिखाने का प्रयत्न कर रही कि भाई हम लोग कानून के शासन विश्वास करते हैं, भले सारे कुकर्म कर ले, भारे छल कपट घूस भ्रष्टाचार, इससे उन्होंने सत्ता स्थापित किया, लेकिन कह क्या दिया कि अंग्रेजों ने भारत को बेहोशी के आलम में जीत लिया। बताइए, अंग्रेजों ने भारत को बेहोशी के आलम में जीत लिया। कैसे भैया, बेहोश थे आप लोग, भारत में आए, एक दूसरे को लड़ाए, एक दूसरे को फोड़े, एक दूसरे की सेना को लेकर आप एक दूसरे के विरुद्ध लड़े, चाहे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो, चाहे सहायक संधि हो, चाहे हड़प नीति हो, चाहे इतने सारे एक्ट हो, जितने सारे एक्ट जो पारित हो रहे हैं, क्या ये बेहोशी का आलम है क्या भारत में? क्या बेहोशी का आलम में एक्ट पारित हो रहा है? ये तो पूरी सोची समझी रणनीति है। तो अंग्रेजों का शासन भारत में यहां पूर्ण रूप से सोची समझी रणनीति। तो विधि का शासन भले वो दिखा रहे हो, लेकिन असल में विधि का शासन नहीं था, असल में अपने शासन को यहां मजबूत करना था, ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर लिया जाए और भारत का ज्यादा से ज्यादा आर्थिक शोषण किया जाए। गंगा नदी में स्पंज की तरह सारी अच्छी चीजों को सोख लिया जाए गंगा नदी के पास, और टेम्स नदी के किनारे जाके निचोड़ दिया जाए। ये तो कॉन्सेप्ट था अंग्रेजों का, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के निष्कासी का सिद्धांत। ये जितना भी आप यहां देख रहे हैं अंग्रेजों की प्रक्रिया, सबके पीछे धन ही था, व्यापार ही था। कंपनी और ब्रिटिश सरकार कोई भारत के प्रति पोलाइट होकर कल्याणकारी भाव से शासन थोड़ा कर रही थी, वो अपनी सत्ता को यहां मजबूत से मजबूत, भले वहां मुकदमा चल रहा था,
क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, कोई दंडित कौन देखा वहां भाई? किसी ने देखा तो नहीं है कि वहां मुकदमा चल रहा है या कुछ हो रहा है या कोई दंडित किया गया। बहुत सारे कर्मचारी वहां जाके बदनाम थे, फिर भी नहीं कुछ हुआ। और एक काम और किया गया कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल, सब परिषद गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे उनके अधीन कर दिया गया, उनके अधीक्षण में। देखिए एक चीज हमेशा याद करिए, चाहे आप संवैधानिक विकास का लें, चाहे भारत में ब्रिटिश शासन की सत्ता को मजबूत करने की प्रक्रिया का लें, सबके पीछे उद्देश्य तो धन था, भारत में सत्ता को मजबूत करना था। दूसरा, अंग्रेज यह भी चाह रहे थे कि भारत में उनकी सत्ता का एकीकरण हो जाए। ऐसा ना हो कि मद्रास प्रेसिडेंसी अलग वर्क करे, बंबई प्रेसिडेंसी अलग वर्क करे जैसा कि पहले होता था, और बंगाल प्रेसिडेंसी अलग करे। धीरे धीरे वो पूरे भारत की राजधानी किसको बनाने का प्रयत्न करते थे? बंगाल को, यानी कलकत्ता को। और धीरे धीरे उसी बंगाल का गवर्नर जनरल जो है पूरे भारत का गवर्नर, अभी तो अधीक्षण का अधिकार मिलता चला जा रहा है, सुप्रीमेसी दी जा रही है, लेकिन बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल नहीं बन रहा है, वो तो 1833 के एक्ट से बनेगा। लेकिन प्रक्रिया वही हो रही है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को धीरे धीरे पूरे भारत की सत्ता दे दी जाए। चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट में देखिए थोड़ी अधीक्षण लाया गया, अब यहां और बढ़ा दिया गया, और धीरे धीरे यही प्रक्रिया आगे चलती चली जाएगी। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट था जिसका मूल फीचर था नियंत्रक मंडल की स्थापना करना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करना। देखिए सारा कुछ यही हो रहा था कि ब्रिटिश संसद धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अपने हाथों में लेती चली जा रही, यही प्रक्रिया यहां दिख रही है। और नियंत्रक मंडल उसी का एक जो है शुरुआत था, उसी की एक स्थापना थी कि ताकि सत्ता जो है पूरे रूप से संसद के हाथ में आती चली। तो ये हमने आज आपको पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बताया, और निश्चय ही आपको समझ में आया होगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, तथ्य को रटने से याद नहीं होगा। आप तथ्यों को समझें, बार बार इसको सुने, बार बार इसको आत्मसात करें, अपने आप याद हो जाएगा। अगर रट के कोई कलेक्टर बन जाता तो हर घर में एक कलेक्टर होता, रट के कोई कलेक्टर बन जाता तो सारे टॉपर्स, स्कूली टॉपर्स वहां जाकर टॉप कर देते, क्योंकि निश्चय ही रटने में बहुत तेज भी होते हैं। तो थर्ड डिविजनर जाके वहां टॉप नहीं करता। तो निश्चय ही यह बात सत्य है कि समझकर ही आप कलेक्टर बन सकते हैं। समझ बढ़ाकर, तथ्यों को आत्मसात करके, बार बार दोहराव के माध्यम से कोई भी टॉपर बन सकता है। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब एक नए लेक्चर में हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।